नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं हमारा आज का रिव्यू, जो कि एक बहुत गंभीर विषय पर है। एक वक्तव्य जो एक बहुत बड़े हिंदी पत्रकारिता जगत के पत्रकार द्वारा पेश किया गया है। किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भारत की चुप्पी को, और किस तरह से एनालाइज करते हैं वो वैश्विक फैसलों को जो भारत के हित या अनहित में लिए जा रहे हैं। ये बेहतर आप डिसाइड कीजिए और बताइए अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे रिव्यूज रिएक्शन देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट को पूरा देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। उनकी अनगिनत विदेश यात्राओं से माहौल बनाया गया कि भारत का नाम हो रहा है। वैसे भारत का नाम सदियों से था, फिर भी लोगों ने यकीन किया कि मोदी जी कह रहे हैं तो शायद उनके आने के बाद से हो रहा है। दुनिया के बड़े मसलों में उनकी राय ली जाती है, यह बात भी फैलाई गई। गांव-गांव में फैलाया गया कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति में विदेशी दौरों को मेडल की तरह लगाया है और अब वही पहलगाम हमले के बाद दुनिया के मुल्कों की रजामंदी हासिल नहीं कर पा रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं हमारा आज का रिव्यू, जो कि एक बहुत गंभीर विषय पर है। एक वक्तव्य जो एक बहुत बड़े हिंदी पत्रकार पेश किया गया है। किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भारत की चुप्पी को, और किस तरह से एनालाइज करते हैं वो वैश्विक फैसलों को जो भारत के हित या अनहित में लिए जा रहे हैं। ये बेहतर आप डिसाइड कीजिए और बताइए अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे रिव्यूज रिएक्शन देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट को पूरा देखें। पहलगाम हमले को लेकर अमेरिका ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों से कह दिया एक दूसरे से मिलकर काम कीजिए ताकि सीमा पर तनाव कम हो। अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन कर यह संदेश दिया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की इस राय को नकार पाएंगे? 1 मई की सुबह यह खबर आई जो बता रही है कि अमेरिका ने युद्ध या तनाव की स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों से कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बयान जारी किया है। 2 अलग अलग प्रेस रिलीज हैं, एक भारत पर है और दूसरी पाकिस्तान पर। जो भारत पर है उसमें लिखा है कि सेक्रेटरी रूबियो ने विदेश मंत्री जयशंकर से कहा कि अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि वह सीमा पर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे ताकि दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस प्रेस रिलीज में यह नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर सीमा पर तनाव कम करने की बात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा। मान लिया या नकार दिया कि जब तक आतंकवादी को सजा नहीं मिलेगी, आतंकवाद को शह देने वाले को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक मिलकर तनाव कम करने की बात तो भूल जाइए। ना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में ऐसा कुछ कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। यह जो बात हम बता रहे हैं यह सब अमेरिका के विदेश विभाग की प्रेस रिलीज में लिखा है। अब आपको यह भी बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा, ताकि आपको पता चल जाए उनके बयान में अमेरिका वाली बात नहीं है। 1-2 लाइन में ही उन्होंने कह दिया है कि सेक्रेटरी रूबियो से पहलगाम अटैक की चर्चा की, आतंकी हमला करने वाले, इनका साथ देने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। विदेश मंत्री कह रहे हैं चर्चा हुई, जिसने आतंकी हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, किसी को इससे ऐतराज नहीं। विदेश मंत्री ने यह नहीं लिखा कि भारत जो भी कदम उठाएगा उसमें अमेरिका साथ देगा या नहीं भी देगा, तो भी भारत अपने हित में कदम उठाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी में मिलाने की नीति का ऐलान बहुत पहले कर दिया है। यही है मार्को रूबियो। अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो एक आक्रामक नेता के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को भी फोन किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी। शहबाज शरीफ से कहा कि पहलगाम हमले की निंदा करने की जरूरत है। जो बात भारत के लिए कही गई, ठीक वही बात पाकिस्तान से भी अमेरिका ने कही कि पाकिस्तान को प्रोत्साहित किया गया कि मिलकर तनाव कम करे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के काफी करीब हैं।
मैं दोनों नेताओं को जानता हूं, मुझे उम्मीद है कि दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। दोनों के बीच हमेशा से ही तनाव रहा है। Figured out one way or the other. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. अमेरिका ने अपनी लाइन दोबारा साफ कर दी। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया दोनों देश मिलकर रास्ता निकाल लेंगे, और अब उनके विदेश सचिव ने दोनों देशों को फोन कर कह दिया एक दूसरे से मिलकर रास्ता निकाल लीजिए। सीमा पर तनाव नहीं होना चाहिए। अपने पहले कार्यकाल की तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार यह नहीं कहा कि वह कश्मीर के मामले को लेकर मध्यस्थता करना चाहते हैं। ट्रंप प्रधानमंत्री को फ्रेंड कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति ट्रंप को फ्रेंड कहते हैं, लेकिन तब भी अमेरिका से साफ साफ संदेश नहीं आया है। यह ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की तस्वीर है, रियो दो जनेरियो में हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं गए। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन पर खुलकर हमला बोला, ब्रिक्स की मुद्रा का विरोध किया। भारत ने जल्दी ही करेंसी की बात से दूरी बना ली और अब विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर नहीं गए। कारण पहलगाम ही रहा होगा, लेकिन ब्रिक्स से भारत दूरी बना रहा है या हिचक रहा है यह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका खुलकर भारत का साथ नहीं दे रहा। आखिर भारत और पाकिस्तान मिलकर इस हालत में तनाव कैसे कम करेंगे? बातचीत की संभावना तो लगती नहीं। क्या अमेरिका किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत या संवाद के मैकेनिज्म की तरफ इशारा कर रहा है? क्या आने वाले समय में अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई सूरत भी बन सकती है? जैसे अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के आक्रामक अतिक्रमण को रोकने में भारत के 20 जवान और अफसर शहीद हो गए। क्या उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने कोई आक्रामक कदम उठाया या संयम का परिचय दिया? आप जानते हैं 2012 में भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर WMCC बनाई गई, जिसका पूरा नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भारत और चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय से जुड़े उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं। 2012 से लेकर मार्च 2025 के बीच भारत और चीन के प्रतिनिधि 33 दौर की बातचीत कर चुके हैं। क्या अमेरिका ऐसा कुछ सुझा रहा है कि तनाव को कम करने और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत और पाकिस्तान मिलकर बात करें, काम करें? 30 अप्रैल के अखबारों में छपा है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर भारत के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक और पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन के महानिदेशक के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। इन खबरों में विस्तार से इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। एक खबर और है, 27 अप्रैल की खबर का डिटेल पता नहीं चल पा रहा है। कई अखबारों में यह खबर छपी है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान पूर्णम कुमार साहू को पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में लिया है। भारत ने पूर्णम को छोड़ने की अपील की है, मगर कोई जवाब नहीं आया है। हम बता दें कि यह हमारी जानकारी नहीं बल्कि अखबारों में सूत्रों के हवाले से छपी है। खबरों में BSF और पाकिस्तान रेंजर के बीच फ्लैग मीटिंग की बातें छपी हैं कि 3 बार ऐसी बैठकें हुई हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उम्मीद है गोदी चैनलों पर पूर्णम साहू को लेकर लगातार कवरेज चल रहा होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत के भीतर आक्रामक माहौल बनाया गया, उस स्थिति में लगता नहीं कि भारत आतंकवादी हमले का जवाब देने से पीछे हटेगा और कोई लंबा रास्ता लेगा जिससे जनता का ध्यान इस मुद्दे से हट जाए। सिंधु जल संधि के फैसले पर ही 100 तरह के संदेह उठ गए कि कहीं कार्रवाई के नाम पर लंबे समय के लिए टालने का इरादा तो नहीं। भारत ने भी अपनी प्राथमिकता सार्वजनिक रूप से साफ कर दी कि जिसने भी आतंकी हमले को अंजाम दिया है उसे दंड दिया जाएगा। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वह वक्त कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से मिट्टी में मिलाया जाएगा? देश
इसके इंतजार में है। इसी बीच देश में एक नई बहस छेड़ दी गई, जाति की गणना और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने की। बीजेपी के समर्थकों को इस फैसले का समर्थन करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है, अपने ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं। बीजेपी का वोटर और समर्थक जब नोटबंदी का समर्थन कर सकता है तो उम्मीद रखिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने का भी समर्थन करेगा, क्योंकि उसने अपने रास्ते और दरवाजे दोनों बंद कर लिए हैं। आतंकी हमले का जवाब की मांग छोड़ बीजेपी के नेता भी कास्ट सेंसस का स्वागत करने में लगा दिए गए हैं। 1 मई की सुबह जिस वक्त अमेरिका का बयान जारी हुआ, उसी के आसपास बीजेपी के सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और जाति की गणना को महत्वपूर्ण निर्णय बताया। तो प्राथमिकता आप देख रहे हैं, नेहरू का जिक्र किया गया ताकि 1964 में जिस नेहरू का निधन हो चुका है उन्हें लेकर फालतू की बहस चल पड़े। गोदी एंकरों का क्या होगा जो चीख चीख कर सारी मर्यादा लांघकर उल्टा सीधा बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे थे, सेक्युलर को अपराधी बता रहे थे। कम से कम गोदी चैनलों के लिए एक्शन लिया जाए या फिर उन चैनलों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो पाकिस्तान के वक्ताओं को बुलाकर बहस करा रहे थे। इस वक्त बड़ा निर्णय क्या है, जाति की गणना या आतंकी हमले का जवाब? पहलगाम हमले के बाद जो भी सवाल उठे हैं उन सवालों को किसने उठाया? मोदी सरकार के मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने, सांसदों ने, आईटी सेल ने और बीजेपी का समर्थन करने वाले असंख्य व्हाट्सएप ग्रुप ने कि धर्म पूछकर मारा है, कड़ा जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी फाइनल एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन क्या अब वह सब होगा जिसकी कल्पना आम जनमानस के मन में व्हाट्सएप के जरिए ठेल दी गई कि इस बार कड़ी कार्रवाई होने वाली? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे। कानपुर के इस परिवार को सांत्वना देकर जब दिल्ली आए तो जाति की गणना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसमें भी राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करना नहीं भूले, बल्कि इस बार भी साफ किया कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीद कर रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। 9 दिन हो गए, भारत सरकार की तरफ से अभी तक एक भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। ये लेवल वो लेवल सब मिलाकर हाई लेवल की बैठकों का फोटो जारी कर माहौल बनाया गया कि बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन भारत अपने पक्ष में विश्व का जनमत क्यों नहीं हासिल कर सका? यूरोपियन यूनियन ने भी युद्ध न करने की सलाह दी है। उसकी भी यही लाइन है कि भारत और पाकिस्तान आपसी संवाद के जरिए तनाव कम करें। यूरोपियन यूनियन ने किसी भी सैनिक कार्रवाई का विरोध किया है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का चैनल खुलेगा तो एक तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों की लाइन एक समान नजर आती है। कतर, सऊदी अरब, कुवैत ने भी भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की बात कही है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछने का समय आ गया है। अंतहीन विदेश दौरों, भाषणों में खास किस्म की आक्रामकता के प्रदर्शन का रिजल्ट क्या निकला? चीन के साथ जब पूर्वी लद्दाख में विवाद हुआ तो विदेश मंत्री ने खुद ही इस आक्रामकता के खिलाफ बयान दिया। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत छोटी अर्थव्यवस्था है। सवाल प्रतिक्रियाशील होने का नहीं, कॉमन सेंस के इस्तेमाल का है।
लेकिन पहलगाम हमले को लेकर भारत क्यों नहीं दुनिया के देशों का समर्थन हासिल कर सका? क्यों अब कई सारे देश निंदा करने के बाद तनाव कम करने की सलाह दे रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में राजनयिकों को बुलाकर जानकारी दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की। इसका क्या रिजल्ट निकला? इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? कब एक्शन होगा? कब फाइनल एक्शन होगा? जैसा गोदी चैनलों के थंबनेल में लिखा जा रहा है। मोदी सरकार की चूक और लापरवाही के कारण आतंकवादी आते हैं, पहलगाम में 26 भारतीयों को मारकर चले जाते हैं और विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारत अपने पक्ष में जनमत तक नहीं बना सका। गोदी मीडिया में केवल सूत्रों के हवाले से अटकलबाजियां चल रही हैं। आप कितना भी ध्यान भटका लें, लोग यही जानना चाहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत क्या करेगा। कोई घटना होती नहीं कि प्रोपेगेंडा चलने लगता है, आम लोगों का जीवन गया है, उनके परिवार बर्बाद हुए हैं, लेकिन इन सब संकटों का चेहरा बना दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि उन्हें महानायक की तरह पेश किया जाए। अब ये होगा, अब वो होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसकी चर्चा चलाई जाने लगती है। क्या हम इन खोखली और झूठी चर्चाओं का पतन देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। उनकी अनगिनत विदेश यात्राओं से माहौल बनाया गया कि भारत का नाम हो रहा है। वैसे भारत का नाम सदियों से था, फिर भी लोगों ने यकीन किया कि मोदी जी कह रहे हैं तो शायद उनके आने के बाद से हो रहा है। दुनिया के बड़े मसलों में उनकी राय ली जाती है। यह बात भी फैलाई गई, गांव-गांव में फैलाया गया कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति में विदेशी दौरों को मेडल की तरह लगाया है और अब वही पहलगाम हमले के बाद दुनिया के मुल्कों की रजामंदी हासिल नहीं कर पा रहे। यूरोपियन यूनियन, खाड़ी के देश और अमेरिका सभी एक स्वर में सैनिक तनाव का विरोध कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि बिना इस तरह के एक्शन के भारत आतंकी हमले का जवाब कैसे देगा। अब बताने का समय आ गया है कि पहलगाम में मारे गए लोगों के खिलाफ एक्शन भारत अपनी जनता के मूड के हिसाब से लेगा या अमेरिका या यूरोपियन संघ के विचार के हिसाब से। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ जाएगा? भारत की विदेश नीति की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी वह जवाबी कार्रवाई के लिए समर्थन नहीं जुटा पा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो उसी समय सवाल उठा कि सुरक्षा क्यों नहीं थी। सरकार ने कभी इसका आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया। माहौल को दूसरी दिशा में ले जाया गया कि अब कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसका बहुत हल्ला मचाया गया कि सुरक्षा में चूक का सवाल पूछना इस वक्त अपराध है, देश का मनोबल गिराना है। नेहा सिंह राठौर और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ इन्हीं बातों को लेकर एफआईआर हुई। अगर कार्रवाई में देरी हो रही है तो इनके खिलाफ एफआईआर वापस क्यों नहीं ली जा रही है, जिन्होंने सही सवाल पूछे हैं। गृहमंत्री अमित शाह कब का बैसारण का दौरा कर लौट आए हैं। दिल्ली आकर भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया। 22 अप्रैल से 1 मई आ गया, 9 दिन के बाद भी देश नहीं जानता कि अमित शाह ने किसे जिम्मेदार पाया और किस किस के खिलाफ एक्शन हुआ है। पाकिस्तान को जवाब देने में भारत अपना समय ले रहा है, ले सकता है, यह बात समझ में आती है, लेकिन क्या इसकी उम्मीद करना अपराध है कि पहलगाम में चूक कैसे हुई, कैसे पता नहीं चला कि हजारों पर्यटक वहां जा रहे हैं, कई हफ्तों से आ रहे हैं, आने की प्लानिंग करके आ रहे हैं। बैसारण के अचानक खुलने की बात क्यों छपी, जबकि अब कई जगहों पर यह भी छप गया कि बैसारण तो हमेशा से खुला रहता है। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી ઉપર હેલિકોપ્ટર શેનાથી આલે ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ એ લોકો માટે કેમ નથી નીચે આર્મી કે ચિલ્લાઈને કીધી કે ઉપર કેટલા લોકો છે એ લોકો જલ્દી કઈ કરો અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં. ન્યુઝીલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું. જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત. કોઈ સિક્યુરિટી નહીં. આ બધું બની ગયું છે છતાં નીચે જે મિલિટરી હતા એ લોકોને ખબર જ નથી કે ઉપર શું થયું છે. क्या अब भी कोई जवाब मांग रहा है
या लोगों ने विनय नरवाल, शैलेश कलथिया, शुभम द्विवेदी को भुला दिया? इस पूरे प्रसंग में व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र करना जरूरी है। हाउसिंग सोसाइटी से लेकर गांव के चौपाल तक व्हाट्सएप के जरिए जोड़ दिया गया है। इसका इस्तेमाल बीजेपी ने और उसके समर्थक तंत्र ने बहुत बारीकी से किया है। 1 सेकंड में हर तरह की धारणा और मीम गांव-गांव तक पहुंचा दी जाती है। फेसबुक पर लाखों पोस्ट किए जाने लगते हैं। कास्ट सेंसस के फैसले के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में खामोशी छा गई है। जिन लोगों को लगा कि सांप्रदायिक राजनीति को धर्म की आड़ में चलाएंगे और अपने मंसूबे पूरे करेंगे, वो आज कहीं के नहीं रहे। नफरती राजनीति के कारण उन्होंने अपने बच्चों को अपराधी बना दिया, दंगाई बना दिया, दोस्तों से झगड़ा कर लिया। आप सर्च कीजिए, नफरती हिंसा के बाद किनके घरों के लड़के पकड़े गए। इनके मन में बीजेपी ने भीतर ही भीतर अनौपचारिक रूप से एक ख्वाब भर दिया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जातिवाद का यह ख्वाब धर्म का नकाब पहनकर राजनीति में सबको धमका रहा था। आज उसकी पीठ पर किसी ने धम से कास्ट सेंसस का जोरदार मुक्का मार दिया है। उससे बोला नहीं जा रहा, बकार नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, रवीश कुमार जी के इस पूरे वक्तव्य को सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हैं। वैश्विक स्टैंड हमें पता लग रहे हैं, चाहे वो सो कॉल्ड दोस्त हमारा अमेरिका हो, चाहे हमारा पड़ोसी चाइना हो। किस तरह से वो पाकिस्तान की अप्रत्याशित तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर मदद कर रहे हैं, जिससे कि और इस बात को भी वो कंडेम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ वो बहुत गलत, जो लोग मरे वो बहुत गलत था। तो ये सारी चीज़ें सवाल खड़ा करती हैं प्रधानमंत्री और उनकी कार्यशैली पर। तो एक तरफ तो वो प्रेसिडेंट मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ वही ट्रंप पहले टैरिफ लगाते हैं, जिसके लिए आपने हमारा एक और वीडियो बहुत अच्छा देखा होगा, टैरिफ और तारीफ। शुक्रिया उस वीडियो को प्यार देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। और बात रही राजनीति की, तो ये तो देखिए मित्र, आपके और हमारे जीवन का हिस्सा है, तो इससे आप दूर नहीं भाग सकते। आप सवालों का जवाब दीजिए और अपनी जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है। हमारी और वीडियोस को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। शुक्रिया, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।